हाय गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल वेदांतु नीट मेड इजी। और क्या हालचाल आप सभी लोगों के। चलिए तो आज सबसे पहले तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी बच्चा लोगों को हैप्पी दीपावली। और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग नीट के लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का प्रॉपर रिविजन लेंगे, इसको प्रॉपर डिटेल में कंप्लीट करेंगे एंड आप लोग साथ साथ में नोट्स ऑब्जर्व करते चलना, जो मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताऊं वो देखते चलना एंड बस फिर इसके बाद आपका एक ही टास्क रह जाएगा, ढेर सारे क्वेश्चंस, खूब सारे क्वेश्चंस लगाना है इस पे, ठीक है। चलिए तो लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नाउ गाइस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है? एक ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, ऐसी केमिस्ट्री को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग दो तरीके के सेल्स के बारे में स्टडी करते हैं। पहले होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यू विल ऑब्जर्व टू टाइप्स ऑफ सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब अगर हम वैसे पढ़ेंगे तो दोनों को डिटेल में, लेकिन एक छोटा छोटा आइडिया इनके बारे में ले लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है जो अपने आप हो जाए, मतलब ऐसे सेल्स को आपको स्टार्ट करने की या बंद करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही स्टार्ट हो जाएंगे। तो इन सेल्स का काम क्या होता है? इन सेल्स का काम होता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये इन सेल्स का काम होता है। यानी इनके अंदर केमिकल रिएक्शन ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी और उन केमिकल रिएक्शन से निकली हुई एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वहीं पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, मतलब इसके अंदर रिएक्शंस अपने आप शुरू नहीं होती, आपको और हमें इसे शुरू करना पड़ता है। तो बेसिकली जो आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स होते हैं ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यानी इसके अंदर आपको बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। बाहर से जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करेंगे तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके केमिकल रिएक्शंस होगी और फिर केमिकल एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग एक इंपॉर्टेंट बात समझते हैं कि बैटरी क्या होती है। बेसिकली बेटा, बैटरी का मतलब होता है जब बहुत सारे सेल्स को आप एक सीरीज में कन्वर्ट कर लो तो वो बन जाता है आपका बैटरी। अब हमारे घरों में जब पावर कट हो जाती है, हमारे घरों में जब पावर कट हो जाती है तो इन्वर्टर से बैटरी कनेक्टेड नहीं होती, वो होती है हमारी जिसको बोलना चाहिए गैल्वेनिक सेल बोल लो या लेड स्टोरेज बैटरी बोल लो, वो होती है लेड स्टोरेज बैटरी जो एक प्रकार का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। तो जब आपके घर में पावर कट होती है तो बाहर से यानी कि आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो करंट आ रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, जो पावर आ रही है वो खत्म हो जाती है। तो उस कंडीशन में आपके सेल का पोटेंशियल एक्सटर्नल पोटेंशियल से ज्यादा हो जाता है, क्योंकि बिजली आनी बंद हो गई तो आपके सेल का पोटेंशियल ज्यादा हो गया। तो ऐसी कंडीशन में सेल अपने आप काम करने लगता है और बन जाता है स्पॉन्टेनियस। ये देखो, ऐसी कंडीशन में सेल क्या बन जाता है? ऐसी कंडीशन में सेल बन जाता है स्पॉन्टेनियस सेल। कैसा सेल बन जाता है प्यारे बच्चों? स्पॉन्टेनियस सेल बन जाता है, क्योंकि ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। लेकिन इसी बीच अगर आपका पावर वापस से ऑन हो जाए, यानी आपके बिजली बोर्ड से इलेक्ट्रिसिटी आना आपके घर में वापस शुरू हो जाए, तो उसका तो वोल्टेज ज़्यादा होता है, ज़्यादा हाई वोल्टेज की पावर होती है वो, तो आपके सेल का पोटेंशियल 1.10 वोल्ट से कम हो गया, एक्सटर्नल पोटेंशियल ज़्यादा हो गया। तो ऐसे सेल्स को बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस सेल्स। यानी ऐसी कंडीशन में आपका सेल क्या बन जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस सेल। तो देखो, आप एक ही सेल को मैंने दो चीजों में कन्वर्ट कर दिया। जब एक्सटर्नल पोटेंशियल कम कर दिया, आपके सेल का पोटेंशियल ज्यादा हो गया, तो वो बन गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वाला। लेकिन जब एक्सटर्नल पोटेंशियल बढ़ा दिया तो आपके सेल का पोटेंशियल कम हो गया, तो ये बन गया आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नॉन स्पॉन्टेनियस वाला। यानी अब आपकी बैटरी चार्ज होना शुरू हो गई है और ये वाले केस में आपकी बैटरी पूरे घर में रोशनी प्रोवाइड कर रही है। अगर आपके सेल का पोटेंशियल 1.10 वोल्ट एक्सटर्नल पोटेंशियल के बराबर हो जाए तो सेल रुक जाएगा, किसी भी प्रकार की प्रोसेस आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगी, सेल बोलेंगे रुक गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। देखो गाइस, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर एक चेंबर में आप एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्ट लेते हो जैसे ZnSO4, और इसके अंदर आप उसी का इलेक्ट्रो डिप करते हो Zn का, मतलब जो आपने सॉल्ट लिया है उसी के मेटल का आपको इलेक्ट्रोड बनाना है, या ऐसा बोलना चाहिए कि जिस मेटल का आपने इलेक्ट्रोड लिया है
उसको उसी के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्ट के अंदर हमें डिप करना है। सिमिलरली आपने यहाँ पर कैथोड लिया तो आपने उसको कॉपर सल्फेट के अंदर डिप किया, आपने यहाँ पर जिंक लिया तो आपने उसको जिंक सल्फेट के अंदर डिप किया। यहाँ पर आपने लगा दिया बीच में सॉल्ट ब्रिज, यहाँ लगा दिया आपने वोल्ट मीटर। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। और हमेशा बात ध्यान रखना कि जो ऑक्सीडेशन होता है वो हमेशा एनोड पर होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर रिडक्शन होगा। तो यहां पर जिंक ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से, जो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से जिंक क्या करेगा, अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेगा, Zn डाई पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ देगा। तो जब जिंक यहां से इलेक्ट्रॉन्स छोड़ना स्टार्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से चालू होंगे, ऐसे वोल्ट मीटर को पार करके कैथोड की तरफ पहुंचेंगे और धीरे धीरे Zn डाई पॉजिटिव आपके सॉल्यूशन के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगा। Zn डाई पॉजिटिव हमारे सॉल्यूशन के अंदर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा और Zn के छोड़े हुए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से ट्रेवल करेंगे और कॉपर की तरफ पहुंचेंगे। वहीं पर कॉपर सल्फेट और कॉपर में ये सवाल पूछा जाएगा कि भाई कौन काम करेगा, तो यहाँ पर क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव होता है, आपका ये कॉपर सल्फेट 2 पार्ट में टूटना चालू हो जाएगा, Cu डाई पॉजिटिव और SO4 डाई नेगेटिव। तो यहाँ पर जो Cu डाई पॉजिटिव है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा और कॉपर मेटल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? तो कुछ टाइम के बाद आपको यहाँ पर इस मेटल की रॉड के ऊपर ढेर सारा कॉपर इकट्ठा होता हुआ दिखाई देने लगेगा और जिंक यहां से निकलता जाएगा और एकदम पतला होता जाएगा, एकदम पतला होता जाएगा। और कुछ टाइम के बाद जब जिंक पूरी तरीके से खत्म होने लगेगा, पूरा पतला हो जाएगा ऑक्सीडाइज होके, रिएक्शन अपने आप रुक जाएगी। अब आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर आप देखो जिंक से कॉपर की ओर इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं, इसीलिए वोल्ट मीटर की रीडिंग आपको अपोजिट डायरेक्शन में दिख रही है, मतलब करंट ऐसे ट्रेवल कर रहा होगा। आई बात समझ में? करंट विल बी ट्रेवलिंग लाइक दिस फ्रॉम कैथोड टू एनोड। तो ये बात ध्यान रखना कि जो करंट होगा वो कैथोड से एनोड की ओर ट्रेवल करेगा। चाहे तो हम यहां पर स्टार बनाकर लिख सकते हैं, करंट विल फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड, है ना? ठीक है, तो आपको ये वाली रिएक्शन होती हुई नजर आएगी। अब देखो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है? भाई आप सब जानते हो कि इसके अंदर Zn डाई पॉजिटिव सॉल्यूशन के अंदर बहुत सारा इकट्ठा हो रहा है, सॉल्यूशन के अंदर Zn डाई पॉजिटिव बहुत सारा इकट्ठा हो रहा है। तो ये Zn डाई पॉजिटिव को इकट्ठा होने से हमें रोकना पड़ेगा, वरना यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो Cu डाई पॉजिटिव था उसने ये आते हुए इलेक्ट्रॉन्स लेकर खुद को तो मेटल कॉपर में कन्वर्ट कर लिया, खुद को तो कॉपर मेटल में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन ये SO4 डाई नेगेटिव का क्या करोगे? ये SO4 डाई नेगेटिव, SO4 डाई नेगेटिव, SO4 डाई नेगेटिव जो है ये तो बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे। यहाँ पर एक तरफ Zn पॉजिटिव इकट्ठा हो रहा है, एक तरफ SO4 डाई नेगेटिव इकट्ठा हो रहा है, तो इस वजह से सॉल्ट ब्रिज को हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। सॉल्ट ब्रिज के अंदर आप लोगों को पोटेशियम सॉल्ट्स लेने होते हैं, क्योंकि पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, उसको कोई डिस्प्लेस नहीं कर सकता, और इसीलिए KCl इस केमिकल रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो Zn KCl का Cl नेगेटिव इधर दौड़ेगा और K पॉजिटिव इधर दौड़ेगा, तो Cl नेगेटिव इधर जाकर Zn डाई पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा और यहाँ पर SO4 डाई नेगेटिव को K पॉजिटिव न्यूट्रलाइज कर देगा, और इस तरीके से आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्क करेगा। आई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत किसी भी तरीके की? क्या ये चीज 100% क्लियर हुई? अच्छा, ये होता है सेल का रिप्रेजेंटेशन। आप सेल को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? आप यहाँ पर लिखोगे जिंक, एक लगाओगे डैश, फिर यहाँ लगाओगे ZnSO4, यानी जिंक की इलेक्ट्रोड और जिंक का सॉल्यूशन। अच्छा, आप यहां पर जब सेल रिप्रेजेंट करोगे तो यहां पर आप पहले लिखोगे एनोड, फिर आप लिखोगे कैथोड।
पहले एनोड आएगा फिर कैथोड आएगा। अच्छा, एनोड में क्या हो रहा है? एनोड में ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी जिंक Zn डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसलिए पहले आएगा जिंक फिर आएगा ZnSO4। लेकिन कॉपर में क्या हो रहा है? कॉपर में रिडक्शन आ रहा है, मतलब Cu डाई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसलिए यहां पर Cu डाई पॉजिटिव पहले आएगा, यानी CuSO4 पहले आएगा और कॉपर मेटल बाद में आएगा। आई बात समझ में? क्लियर हुआ ये? चेक करो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर, फ्लो ऑफ करंट कैथोड से एनोड की ओर, और दिस इज हाउ यू विल रिप्रेजेंट द सेल। अच्छा, इन दोनों के बीच में अपने को यहां पर एक सॉल्ट ब्रिज लगाना होता है, जिसे यहां पर मैंने लिखा है KCl। तो ये स्लैश मेटल और उसके एक्वस आयन को, और ये उसके एक्वस आयन और मेटल को ये स्लैश डिवाइड करता है, और ये बीच में आ जाता है आपका सॉल्ट ब्रिज। आ रही है बात समझ में? इतना क्लियर हो गया? चलें आगे। अब हम बात करते हैं सॉल्ट ब्रिज के बारे में। तो जैसे मैंने आपसे कहा, पोटेशियम सॉल्ट आर वेरी रिएक्टिव, इट कैन नॉट बी रिप्लेसेबल, यानी पोटेशियम सॉल्ट सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल पोटेशियम से बना है, और हमेशा एक मोर रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस करता है। मोर रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस करता है, लेकिन इस दुनिया में पोटेशियम से ज्यादा, इस दुनिया में पोटेशियम से ज्यादा रिएक्टिव कोई नहीं है। और क्योंकि पोटेशियम से ज्यादा रिएक्टिव कोई नहीं है, पोटेशियम को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, इसीलिए इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक K2SO4 KCl का इस्तेमाल किया जाता है। इसको एक मीडियम जिलेटिन या अगार अगार के मीडियम के अंदर इसको रखा जाता है ना। अच्छा, इट डू नॉट रिएक्ट विद ईदर ऑफ द टू सॉल्यूशन, ZnSO4 CSO4 किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। ये प्रिवेंट करता है एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज को इन ईदर ऑफ द कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट्स में से किसी भी कंपोनेंट में कोई चार्ज इकट्ठा ना हो जाए, उसका ध्यान रखता है। ये एक यू शेप ट्यूब के अंदर भरा जाता है, और इट प्रोमोट्स द वर्किंग ऑफ द सेल, ये सेल की वर्किंग को प्रमोट करता है। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। देखो, एक बहुत इजी सा तरीका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझने का। आप एक बात बताओ, ये जो Zn डाई पॉजिटिव, ये दो पार्ट में टूट रहा है, Zn डाई पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन जा तो इस वायर से रहे, तो मान लो तुम्हारे पास में जिंक के 100 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये 100 मॉलिक्यूल्स Zn डाई पॉजिटिव में टूटे होंगे और 200 इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे। भाई, एक जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो क्या ये 200 इलेक्ट्रॉन्स जो जिंक से निकले हैं, क्या ये एक बार में इस वायर से ट्रांसफर हो जाएंगे? नहीं सर, ये स्लोली स्लोली होंगे, ये एक एक करके होंगे, स्लोली एंड स्टेडीली आगे बढ़ेंगे। आप यहां पर देखोगे कि Zn डाई पॉजिटिव के इलेक्ट्रोड पर, मतलब जिंक के इलेक्ट्रोड पर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा है। ये इलेक्ट्रॉन वेट कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। समझ में आया? ये वेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ने के लिए, तो इसलिए आपके एनोड की रॉड पर एक नेगेटिव पोटेंशियल दिखेगा, एक नेगेटिव पोटेंशियल दिखेगा। वहीं पर सॉल्यूशन के अंदर बहुत सारा Zn डाई पॉजिटिव इकट्ठा हो गया है, बहुत सारा Zn डाई पॉजिटिव इकट्ठा हो गया, तो सॉल्यूशन में हो गया पॉजिटिव पोटेंशियल। तो सॉल्यूशन में हो गया पॉजिटिव पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पर हो गया नेगेटिव पोटेंशियल, तो इन दोनों के पोटेंशियल के डिफरेंस को बोला जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहां पर कॉपर के ऊपर Cu डाई पॉजिटिव इकट्ठे हो जाएंगे, कॉपर इसलिए इकट्ठे हो जाएंगे ताकि यहां से इलेक्ट्रॉन इन्हें मिल सके। तो कॉपर के इकट्ठे होने से ये मेटल की रॉड पर पॉजिटिव पोटेंशियल, और यहाँ पर SO4 डाई नेगेटिव इकट्ठा होने की वजह से इस पर नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या एक इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी कि वो इलेक्ट्रॉन गेन या लूज कर सके, उसे भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है। ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरीके का होता है, रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है एक इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन,
रिड्यूस हो जाना इलेक्ट्रॉन गेन करके। एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज अ टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन छोड़ के अपने आप पर पॉजिटिव चार्ज ले लेना। ठीक है, ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट की। जब आपका सेल 298 केल्विन पर वर्क करे, जब आपके सेल का प्रेशर 1 atm हो जाए, और जब आपने सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस 1 मोलर रखे हों, तो ऐसी कंडीशन में आपके इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कहलाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो ई नॉट ऑक्सी यानी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक के ऑक्सीडेशन से मिलेगा, एंड ई नॉट RED स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर के रिडक्शन से मिलेगा। अच्छा, इनको रिप्रेजेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऑक्सीडेशन में आपका मेटल आयन में कन्वर्ट होता है, तो ऑक्सीडेशन को डिनोट करने के लिए लिखेंगे ई नॉट के ऊपर पहले मेटल, मेटल के ब्रैकेट में सॉलिड, फिर लिखेंगे मेटल के ऊपर चार्ज यानी मेटल का आयन अपने एक्वस फॉर्म में। लेकिन अगर रिडक्शन हो रहा है तो बेटा रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन लिया जाता है, तो यहां पर आपके ई नॉट के ऊपर, ई नॉट के बाद हम नीचे लिखेंगे Mn पॉजिटिव, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे M, यानी एक आयन अपने मेटल में कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रॉन लेकर। दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, दैट इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इतने के अंदर? ठीक है, चलो आगे बढ़ते और बात करते हैं अकॉर्डिंग टू IUPAC। अब IUPAC के सामने एक फिर दुविधा आ गई। कुछ लोग बोलते हैं कि हम हमारे सेल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म में डिनोट करेंगे, और कुछ लोग बोलते हैं कि हम हमारे सेल को स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो कुछ बोलते हैं हम रिडक्शन के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कुछ लोग दुनिया के सामने ये वैल्यू लिखना पसंद करते हैं, तो कुछ लोग दुनिया के सामने ये वैल्यू लिखना पसंद करते हैं। तब IUPAC ने बोला कि सुनो बे, ज्यादा हवाबाजी करने की जरूरत नहीं है, मैं एक रूल बना रहा हूँ और आज से वही रूल फॉलो होगा। सबने बोला क्या? IUPAC ने बोला कि आज से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल उसके रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से ही जज किया जाएगा। बात समझ में आई? मतलब फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास में कैथोड पर कॉपर है, तो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेकर रिड्यूस हो रहा है, तो ये ई नॉट ऑफ Cu डाई पॉजिटिव स्लैश Cu इस प्लस 0.34, तो ये आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो गया, दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन जब हम ऑक्सीडेशन की बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन में जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ऑक्सीडाइज हो रहा है। जब आप यहाँ पर देखेंगे ई नॉट Zn स्लैश Zn डाई पॉजिटिव प्लस 0.764, तो ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया। लेकिन हम लोग तो सब जानते हैं कि हम लोगों को अगर IUPAC के स्टैंडर्ड को फॉलो करना, तो हमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का इस्तेमाल ना करते हुए हमको रिडक्शन पोटेंशियल ही मेंशन करना है सब जगह पर, ताकि हम समझ सके कि ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसलिए हम इस रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे, हम ये मानेंगे कि रिएक्शन रिवर्स है। तो Zn डाई पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Zn, ये रिएक्शन रिवर्स हो गई। तो सबसे पहले चेक द सिंबल ऑफ ई नॉट। अगर आपके ई नॉट के सिंबल में ऑक्सीडेशन वाली टर्म पहले लिखिए और रिडक्शन वाली टर्म यानी आयन बाद में लिखा है, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि भाई ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, मेरे को इसको कन्वर्ट करना है। और कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो इफ ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन इज गिवन देन रिवर्स द वैल्यू ऑफ द रिएक्शन, यानी कि आपके जो वैल्यू है उसके आगे हम केवल और केवल साइन चेंज करेंगे, रिवर्स द साइन। जैसे यहाँ पर प्लस 0.76 है तो यहाँ पर माइनस 0.76 करना है और कुछ नहीं। अब अगली प्रॉब्लम जो कि हमारे लिए सॉल्व करने आता है वो आता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। गाइस इमेजिन करो कि आपके पास में एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जब आप वर्किंग देखते हो या पोटेंशियल निकालते हो, तो पोटेंशियल आप कहां से निकालते हो? वोल्ट मीटर से। अब इस वोल्ट मीटर के अंदर एनोड और कैथोड दोनों का इनपुट है, यानी इसके ऑक्सीडेशन के बाद और इसके रिडक्शन के बाद जो नेट वैल्यू बचती है वो होती तुम्हारा स्टैंडर्ड
रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल। तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल निकालना हमारे लिए आसान है, क्योंकि उसके अंदर कैथोड और एनोड दोनों की वैल्यूज वोल्ट मीटर से अटैच्ड होती है। लेकिन टफ पता है किसकी वैल्यू निकालना है? टफ निकालना है होता है वैल्यू इंडिविजुअल एनोड की या इंडिविजुअल कैथोड की। मान लो अगर ये इंडिविजुअल है, ये अकेले हैं, तो इसके अंदर कितनी वैल्यू होगी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। तो वो निकाला जाता है मेरे प्यारे बच्चों ऐसे, बाय द यूज ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बेटा ये इलेक्ट्रोड का खुद का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल जीरो होता है, इसलिए ये सेल का पोटेंशियल भी जीरो हो गया। अब जब आप इस सेल को, जो कि बहुत ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव है, जब आप इस सेल को अगर मान लो आपने लगा दिया कैथोड पर, आपको एनोड की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू तो जीरो है। यहाँ पर अगर SHE लगा दिया तो इसकी वैल्यू जीरो है। ये अगर यहाँ पर SHE जीरो लगा दिया और इसको आपने वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया, आपको इसकी वैल्यू दिखने लगेगी और इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो बेसिकली हम लोगों को करना क्या होता है, हम लोगों को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ऐसे प्लेस करना होता है कि अगर आपको कैथोड की वैल्यू चाहिए तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड पर लगा दो, और अगर आपको एनोड की वैल्यू चाहिए तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैथोड पर लगा दो, क्योंकि इसका खुद का पोटेंशियल क्या होता है? जीरो। तो जब इसका खुद का पोटेंशियल जीरो होता है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसी का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड आपके सेल का इलेक्ट्रोड बन जाएगा। जैसे मान लो अगर मैंने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड पर लगा दिया, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में आपको नाम समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन गैस अंदर डाल रहे हैं और H+ आयंस के बबल्स बन रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अगर हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड पर लगा दिया तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, H2 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़कर 2H+ में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका खुद का पोटेंशियल तो जीरो है। अब इमेजिन करो कैथोड पर कॉपर है जो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। इसका पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे? इसका पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे, यानी एक नोन का इस्तेमाल करके हम अननोन का कैसे निकालेंगे? तो देखो इसके लिए फॉर्मूला यूज होगा E0 ऑफ द सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब आप यहां पर देखो कि सेल का पोटेंशियल आपको दे दिया है 0.34 E0 ऑफ द सेल, जो कि वोल्ट मीटर से निकाला गया है। E0 ऑफ कैथोड की वैल्यू हमें पता नहीं है, वही तो हमें पता करनी है, लेकिन E0 ऑफ एनोड की वैल्यू हमें पता है, दैट इज 0.34। तो 0.34 सॉरी E0 ऑफ एनोड की वैल्यू हो जाएगी 0 की वैल्यू हो जाएगी, E0 ऑफ एनोड की वैल्यू हो जाएगी 0। तो E0 ऑफ ए की जगह आ जाएगा 0, E0 ऑफ द सेल की जगह आ जाएगा 0.34, तो E0 ऑफ कैथोड की वैल्यू ऑटोमेटिकली निकल जाएगी प्लस 0.34। यानी इसकी अगर माइनस 0.34 है तो इसकी प्लस 0.34, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेंगे। आ रही बात समझ में? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? अच्छा, अब अगर आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैथोड पर लगा दोगे तो कैथोड पर इसके 2H+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। कैथोड पर इसका रिडक्शन हो जाएगा 0। तो जब जिंक 2 पॉजिटिव फॉर्म में और 2 इलेक्ट्रॉन में निकलेगा तो जिंक का तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, पर ऑक्सीडे अपना E0 ऑफ द एनोड का क्या करोगे? तो यहाँ पर आपको सवाल में E0 ऑफ द सेल दे रखा है प्लस 0.74। तो E0 ऑफ द सेल, यानी इसको EMF भी बोलते हैं, तो E0 ऑफ द सेल इज इक्वल टू E0 माइनस EA। E0 ऑफ कैथोड की वैल्यू 0.74 और एनोड की वैल्यू नहीं, हाँ, और एनोड की वैल्यू माइनस 0.74 है इधर, और कैथोड की वैल्यू 0 है। और ये वैल्यू ऐसे क्यों आई? ये वैल्यू इसलिए आई क्योंकि जब हमारे पास में सेल का पोटेंशियल दिया तो यहाँ पर हमने सेल का पोटेंशियल रखा प्लस 0.74। E0 ऑफ कैथोड मेनू पता नहीं, लेकिन E0 ऑफ एनोड इज 0.74 नहीं, हाँ 0.74। तो इनको जब अपन माइनस करेंगे आपको माइनस 0.74 वैल्यू मिलेगी, जो आपके एनोड का पोटेंशियल हो जाएगा।
देख लो जरा इसको एक बार ठीक से। डन। तो ये फॉर्मूला हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ई नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। तो जब कभी भी आप इलेक्ट्रोड्स को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को अरेंज करते हो, आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मिलती है। तो ये है आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, लेकिन आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरी तरीके से याद नहीं करनी है, आपको उसको सॉल्व करते आना चाहिए। देखो, जब कभी भी किसी पर्टिकुलर कंपाउंड का ई नॉट यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव का मतलब है कि ये कैटायन इलेक्ट्रॉन लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, मेटल बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब रिड्यूस होने में इंटरेस्टेड नहीं है। जो रिड्यूस नहीं हो सकता वो ऑक्सीडाइज करना चाहेगा। तो ये आपका दुनिया का सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम। वहीं पर जब आप नीचे चल के देखोगे तो फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर 2f नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज इजीली कन्वर्टेड। एंड वाई इट इज इजीली कन्वर्टेड? क्योंकि इसका ई नॉट का वैल्यू प्लस 2.870 आया। तो ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ई नॉट ऑफ द सेल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द सेल की अगर हम बात करें तो मोर नेगेटिव इजीली ऑक्सीडाइज होगा, टफ टू रिड्यूस होगा और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। लेकिन अगर आपके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव हो गई तो ये इजीली रिड्यूस हो जाएगा, बहुत टफ होगा इसको ऑक्सीडाइज करना, और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यानी दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद साला रिड्यूस हो जाएगा। अब अपन इसकी एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं फटाफट से। तो मेटल्स विद लो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आर इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बहुत लो होता है, यानी कि माइनस के अंदर होता है, -2.0, -3.0, -3.5 ऐसा होता है, इतना माइनस होता है, तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब एक स्ट्रॉन्ग मेटल है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में बिल्कुल हेजिटेशन नहीं करता। लेकिन अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 से -2 के बीच में आ जाए तो हम उसको मॉडरेट बोलेंगे, यानी कि ठीक ठाक। लेकिन अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बड़ी हो जाए 0 से, तो हम उसको बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलिटिक, वीक इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है। डन। अच्छा, मेटल्स विथ लो एसआरपी यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कैन रिप्लेस विथ अदर मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट। यानी जिंक कॉपर को कॉपर से रिप्लेस करके खुद लग जाएगा, क्योंकि जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर से ज्यादा है। मेटल्स विद लो एसआरपी आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन छोड़ना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जिसको, वो किसी ना किसी को इलेक्ट्रॉन देगा और ऑक्सीडाइज कर देगा। नो मेटल विच हैव हायर एसआरपी वैल्यू आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी ऐसा मेटल, ऐसा नॉन मेटल आई वुड से, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, वो बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, स्ट्रॉन्ग वाला। Then metals with low SRP value, their oxides are thermally stable। यानी कि अगर आप यहां पर देखो कि लिथियम ऑक्साइड है और कॉपर ऑक्साइड है, तो लिथियम ऊपर है और कॉपर ठेठ यहां नीचे पड़ा हुआ है। तो लिथियम इतना ऊपर, कॉपर इतना नीचे, मतलब लिथियम एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नहीं, खुद ऑक्सीडाइज होना चाहता है तो दूसरों को रिड्यूस होना चाहता है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इसलिए इसके ऑक्साइड थर्मली स्टेबल होंगे, कॉपर ऑक्साइड के नहीं। तो यहां पर आपको
नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी पता चल गई। नाउ मेटल्स विद लो एसआरपी वैल्यू हैव ग्रेटर रेट ऑफ कोरोजन। ऑब्वियसली जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो ज्यादा जल्दी कोरोड होगा। समझ में आ रही है बात प्यारे बच्चों? ठीक है, इतना समझ में आ गया बेटा? कोई प्रॉब्लम? चलो फिर आगे चलते हैं। और एक के ऊपर देखो क्वेश्चन कैसे आता है, आप एक आइडिया ले लो कि क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं, तो आपको एक जनरल आइडिया लग जाएगा, है ना। तो देखो क्वेश्चन ऐसा आ रहा है, कैलकुलेट द ई नॉट ऑफ द गैल्वेनिक सेल एट 298 केल्विन इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो रिएक्शन कैसी हो रही है, 2Cr 3CD डाई पॉजिटिव से रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट बना रहा है। अब देखो तो सबको ये बात क्लियर हो गई कि जो क्रोमियम है ये इलेक्ट्रॉन्स छोड़ रहा है, मतलब ये एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन, और ये जो कैडमियम है ये इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, मतलब रिडक्शन होगा। तो कैथोड का जो इलेक्ट्रोड है वो कैडमियम से बनेगा और एनोड का जो इलेक्ट्रोड है वो क्रोमियम से बनेगा। अब यहां पर आपको ये दे रखा है कि ई नॉट ऑफ Cr ट्राई पॉजिटिव स्लैश Cr इतना है। तो आप पहले इसको जरा ध्यान से स्टडी करो कि पहले Cr पॉजिटिव लिखा हुआ है फिर Cr लिखा हुआ है, मतलब ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है चलेगा, क्योंकि IUPAC ने हमें यही सिखाया है कि हमको पहले स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ पर कैडमियम का केस देखो, कैडमियम पे पहले Cd दे रखा है और बाद में Cd डाई पॉजिटिव दे रखा है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन दे रखा है। यह स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिससे हमारा काम नहीं चलेगा, ये वैल्यू हमारे लिए कोई काम की नहीं है। क्योंकि अगर हमें किसी भी सेल के अंदर ई नॉट का फॉर्मूला या किसी भी टाइप का फॉर्मूला लगाना है तो हमको सारी वैल्यू रिडक्शन के फॉर्म में चाहिए। और जैसा मैंने आपको सिखाया कि रिडक्शन में किसी भी चीज को अगर कन्वर्ट करना हो तो कैसे करोगे, आप उसका साइन चेंज कर दो, मतलब ई नॉट ऑफ Cd पॉजिटिव डाई पॉजिटिव स्लैश Cd अगर आपको चाहिए तो आप इस प्लस को माइनस में लिख दो। अब ये बन गया कैडमियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैडमियम का ये हो गया, क्रोमियम का ये हो गया, एंड अब आप इन वैल्यूज को इसके अंदर पुट करो, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, तो माइनस 0.40 माइनस 0.74, आपको फाइनल वैल्यू मिल जाएगी प्लस 0.34। ये हो गया आपके सेल का पोटेंशियल। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने रहते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नर्न्स्ट इक्वेशन की। बेटा नर्न्स्ट इक्वेशन का काम क्या होता है, किसी भी सेल का पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करने में मदद कर सकता है अनस्टैंडर्ड कंडीशंस, यानी ऐसी कंडीशंस जो स्टैंडर्ड ना हो। जैसे एक बात बताओ, क्या दुनिया में हर जगह एक जैसा टेम्परेचर, एक जैसा प्रेशर और एक जैसा इलेक्ट्रोड का कॉन्सेंट्रेशन अवेलेबल है? नहीं भाई, अगर तुम्हारे घर पे वो इन्वर्टर वाली बैटरी पड़ी है तो हो सकता है तुम्हारे यहाँ का टेम्परेचर 35 डिग्री हो, मेरे यहाँ का 30 डिग्री हो और किसी यहाँ का 0 डिग्री हो। तो ऐसी कंडीशन में आपको अगर सेल का पोटेंशियल निकालना है अनस्टैंडर्ड कंडीशन पे, किसी भी रैंडम कंडीशन पे, तो नर्न्स्ट इक्वेशन आपकी वहां पर मदद करता है। मान लो ये रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन का ये भी 1 मोलर सोल्यूशन नहीं है, ये भी 1 मोलर सोल्यूशन नहीं है, तो आप सबसे पहले इस रिएक्शन को बैलेंस कर लो। जैसा मैंने आपसे कहा कि इस कॉपर डाई पॉजिटिव के आगे भी 1 है, इसके आगे भी 1 है, तो इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 माना जाएगा। ठीक है, अब यहां पर इलेक्ट्रोड के बारे में तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो सॉलिड होते हैं कॉपर और जिंक, इनकी हमेशा कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू 1 मानी जाएगी, क्योंकि सॉलिड का तो कोई कॉन्सेंट्रेशन होता ही नहीं है, इसलिए हम कॉन्सेंट्रेशन केवल कॉपर डाई पॉजिटिव का और Zn डाई पॉजिटिव का ले रहे हैं। जो भी हो, लाइक 0.1 मोल्स पर लीटर हो, 0.5 मोलर हो, 0.7 हो, 1 हो, 1.5 हो, कुछ भी हो, इन एक्वस सोल्यूशन का ही हम मानेंगे। तो अब आपकी नर्न्स्ट इक्वेशन बनेगी E ऑफ द सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ द सेल, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log base 10 P by R। P इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन है? Zn डाई पॉजिटिव। इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो यहां लिखा जाएगा, लाइक 0.01, 0.005 व्हाटसोएवर, एंड
डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है, लाइक 1 मोलर होगा, 0.5 मोलर होगा, 0.001 मोलर होगा, जो भी होगा वो यहाँ लिखा जाएगा, और इसकी पावर में n और इसकी पावर में m। ये जो n है, ये जो n है, लेट से आपके प्रोडक्ट यानी जिंक के कितने मोल्स हैं, अगर मान लो जिंक के 2 मोल्स होते तो इसकी पावर में 2 आता, अभी क्योंकि इसके 1 मोल है तो इसकी पावर में अभी 1 आएगा। रिएक्टेंट के कितने मोल्स है, मान लो इसके 3 मोल्स होते हैं तो यहाँ पर इसकी पावर में 3 आ जाता। लाइकवाइज आपको नर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर यूज करनी पड़ेगी। अब नर्स्ट इक्वेशन के साथ साथ एक चीज और, फॉर कॉन्सेंट्रेशन सेल्स, ऐसे सेल्स जिनके अंदर आपको कॉन्सेंट्रेशन गिवन है और ऐसी कंडीशन जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेकेंड सेल फर्स्ट सेल से बड़ा हो, 2 अलग अलग सेल्स दिए हों, याद रखना एक सेल की बात नहीं हो रही, 2 अलग अलग सेल दिए हों, तो जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वो ऊपर आएगा, बाकी का नीचे आएगा, बाकी की इक्वेशन एज इट इज रहेगी, बाकी की इक्वेशन एज इट इज रहेगी। ई ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल, ई नॉट ऑफ द सेल क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटेड लॉग बेस 10 p की पावर n r की पावर m। अब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, अगर मान लो बाय चांस आपको यहां पर कॉन्सेंट्रेशन की जगह प्रेशर दे रखा, जैसे कई ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर मान लो हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व हो, तो वहां पर कॉन्सेंट्रेशन की जगह प्रेशर आ जाता है, तो प्रेशर की वजह से हमको कॉन्सेंट्रेशन को रिप्लेस करके प्रेशर लिखना होता है, यानी ई नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू, अच्छा ऐसी कंडीशन में क्योंकि यहां पर मैंने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले रखा है, आप लोग सब जानते हो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में सेल का पोटेंशियल तो 0 होगा, स्टैंडर्ड पोटेंशियल, तो यहां पर ई नॉट की जरूरत नहीं होती, यहां का फॉर्मूला हो जाता है ई ऑफ द सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाय एन लॉग बेस 10 P2 बाय P1। P2 क्या है, प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट, P क्या है, P1 क्या है, प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात, अगर आपके पास में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो इसमें हमेशा जो आप रिएक्शन बैलेंस करोगे नंबर ऑफ मोल्स 1 ले लिए, तो ई नॉट ऑफ H पॉजिटिव बाय H2 यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ H पॉजिटिव स्लैश H2 माइनस 0.0591 लॉग बेस 10 1 अपॉन H प्लस। क्यों सर, क्योंकि जब आप इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करोगे तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर होता क्या है, एक तरफ हाइड्रोजन होता है और एक तरफ 2H प्लस होता है ना, तो ये हाइड्रोजन गैस का कॉन्सेंट्रेशन तो हम 1 ही मानेंगे, जैसा मैंने आपसे कहा कि कॉन्सेंट्रेशन तो केवल एक्वस सब्सटेंसेस का होता है, ये तो गैस है, इसे ऊपर जो हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट लेते हैं ना, हमने प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ले लिया 1 और जो हमारा रिएक्टेंट है वो H प्लस होगा तो उसका कॉन्सेंट्रेशन ले लिया मैंने H। अब 0 क्योंकि ई नॉट ऑफ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज 0 माइनस 0.0591 बाय 1, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट करे, देखो आप इस केमिकल रिएक्शन को ध्यान से, आप इस केमिकल रिएक्शन को जरा ध्यान से देख लो, ये देखो ये जो रिएक्शन आपको दिख रही है जरा इसको ध्यान से देखो, है ना, तो इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, इसीलिए यहां पर आ जाएगा 1 लॉग बेस 10 1 अपॉन H प्लस। तब जब अपन इसको एंटी लॉग लेके ऊपर ले लेंगे तो हो जाएगा 0.0591 pH। इस तरीके से आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से pH भी निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं pH क्या है, नेगेटिव लॉग बेस 10 ऑफ H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। अगर मैं इस माइनस साइन को हटा दूं और इसका अपॉन में ले लूं तो pH इज ऑल्सो इक्वल टू लॉग बेस 10 1 अपॉन H1। तो देखो लॉग बेस 10 1 अपॉन H1 की जगह पे मैंने pH लिख दिया। आई बात समझ में प्यारे बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और सेल पोटेंशियल की। गाइस ई नॉट ऑफ द सेल मतलब ई ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 बाय 10 लॉग क्यू। आपने इक्विलिब्रियम नाम का चैप्टर तो पढ़ा हुआ है, ये जो साइड में आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, इसको जरा फोकस करो। स्मॉल a ऑफ a रिएक्ट विद b मोल्स ऑफ b टू फॉर्म c मोल्स ऑफ c और d मोल्स ऑफ d, इक्विलिब्रियम में आ गया।
यहां पर जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc हो जाएगा C की पावर C D की पावर D, यानी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट और उनके रेज में उनका मोलर कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय A की पावर A B की पावर B। और एक टर्म और इक्विलिब्रियम चैप्टर में सिखाई जाती है जिसको बोला जाता है रिएक्शन कोएफिशिएंट। रिएक्शन कोएफिशिएंट का मतलब होता है किसी भी अदर कॉन्सेंट्रेशन पर अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला फॉर्मूला लगाओगे एट एनी अदर कॉन्सेंट्रेशन, यानी इक्विलिब्रियम पर नहीं, तो वो रिएक्शन कोएफिशिएंट कहलाएगा। Q इज इक्वल टू C की पावर C D की पावर D A की पावर A B की पावर B, है ना? आई बात समझ में? तो यहां पर मैंने फॉर्मूले में ले लिया Q, log Q। अब आप लोग जानते हो कि जब सेल इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, तो Q Kc के बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखो दोनों का फॉर्मूला तो आपको सेम ही दिख रहा है, Kc और Q का। तो ये हो जाएगा log बेस 10 Kc। अब हमेशा ध्यान रखना, जब सेल इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाता है सेल काम करना बंद कर देता है, तो सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी अदर कॉन्सेंट्रेशन विल बिकम जीरो। नाउ केवल E नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.059 बाय n log बेस 10 Kc हो जाएगा। तो log बेस 10 Kc यही रखो, E नॉट को इधर ले जाओ, n को मल्टीप्लाई कर दो इधर और इसको डिवीजन में ले जाओ, आपको ये वाला फॉर्मूला दिखेगा, log बेस 10 Kc इज इक्वल टू E नॉट ऑफ द सेल मल्टीप्लाई बाय n डिवाइडेड बाय 0.059। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ये सब मैंने यहाँ पर लिख रखा है, इक्विलिब्रियम सेल का जीरो हो जाएगा, E नॉट Kc इज इक्वल टू Q, ये सब बराबर होता है। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर E नॉट ऑफ द सेल मतलब E ऑफ सेल अगर आपको निकालना है तो E नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.059 बाय n log बेस 10 Q, और Q की जगह C की पावर C D की पावर D A की पावर A B की पावर B। अब जब इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा जीरो, तो ये वही का वही फॉर्मूला निकल के यहाँ आ गया। ये मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है, ये मैंने इसको डिराइव करके आपको बता दिया, देख लो। ठीक है, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी की बात करें तो गाइस गिब्स फ्री एनर्जी आप लोग सब जानते हो, वो एनर्जी होती है विच कैन नॉट बी यूज्ड। तो गिब्स फ्री एनर्जी निकालने का तरीका होता है माइनस NFE ऑफ द सेल, और अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है, डेल्टा G नॉट निकालना है, तो हो जाएगा माइनस NFE नॉट ऑफ द सेल। N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, F इज फराडे, E नॉट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द सेल। हमेशा ध्यान रखना 1 फराडे 96500 कूलम्स के बराबर होता है। एक फॉर्मूला और याद रखेंगे डेल्टा G निकालने का, जब आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा हो, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिब्स फ्री एनर्जी के बीच का रिलेशनशिप होता है डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log बेस 10। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको अच्छे तरीके से नोट कर लो। ठीक है, चलो अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, इस दुनिया में जितने भी गैल्वेनिक सेल हैं वो सभी के सभी स्पॉन्टेनियस होंगे। कब? जब उनका पोटेंशियल ज़्यादा होगा एक्सटर्नल पोटेंशियल से, यानी इलेक्ट्रिसिटी कट गई, पावर कट गई, लाइट गई, तो तुम्हारी बैटरी का पोटेंशियल ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा, वो घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना अपने आप शुरू कर देगा। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा G हमेशा नेगेटिव होता है, और E नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन सेल्स का हमेशा पॉजिटिव होता है। स्टार बनाकर इसको नोट कर लेना, इस पर सवाल आता है 1 मार्क, आई मीन 1 क्वेश्चन इस पे आ सकता है 4 मार्क का। ठीक है, अब अपन बात करते हैं मेटालिक कंडक्टर्स की। गाइस मेटल का जो एटम होता है ना, आप देखो उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस प्लस इनर शेल, आई मीन जो आपका मेटल का एटम होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, कर्नल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, और कर्नल का मतलब इनर शेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस। जैसे आप नीचे एग्जांपल देखो, आयरन, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स और आयरन का कर्नल किस चीज के मिलकर बना होगा? 1s 2s 2p 3s 3p तक के इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स, और उसका न्यूक्लियस जिसके अंदर 26 प्रोटॉन्स है, और उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल किससे बना होगा? 4s2 और 3d6 के इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि 3d6 भी एक्सटर्नल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। अब क्या होगा, ऐसे बहुत सारे कर्नल्स इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे, उनके पास में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स आकर इनके जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है वो अरेंज हो जाएंगे। तो इसकी वजह से आपको क्या लगेगा
कि कर्नल बर्फ की तरह है और फ्री इलेक्ट्रॉन पानी की तरह है, यानी पानी के अंदर बर्फ तैर रही है, आपको ऐसा लगेगा। तो दैट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंडक्टिविटी। मेटेलिक कंडक्टर्स के पास में कंडक्टिविटी के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ग्रेटर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मोर विल बी द कंडक्टिविटी। जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। तो फॉर इट इज हैविंग सो मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन, इस वजह से, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर क्या होता है, आपके कर्नल पर पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि कर्नल के पास 26 प्रोटॉन है और इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स तो 18 ही है। तो 26 माइनस 18 8, यानी कर्नल पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स आसपास के नेगेटिवली चार्ज। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को होल्ड करके रखता है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि अगर मेटेलिक कंडक्टर्स का हम टेम्परेचर बढ़ा दे तो इनकी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये कर्नल अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट करने लगेंगे, ये कर्नल्स अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट करने लगेंगे। और जब ये वाइब्रेट करने लगेंगे तो इनके वाइब्रेशन से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो पास वाले हैं ये डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे। और जब ये इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे तो कंडक्टिविटी ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि कंडक्टिविटी ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही करते हैं। फिर आते हैं अपने पास में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। दे आर द बैड कंडक्टर्स इन सॉलिड फॉर्म। क्यों? क्योंकि इनके पास में कोई फ्री आयन होता ही नहीं है सॉलिड फॉर्म में। कैटायन ने एनायन को जोर से पकड़ के रखा हुआ है। बट दे बिकम गुड कंडक्टर इन मॉल्टन एंड एक्वस फॉर्म। क्यों? क्योंकि एक्वस फॉर्म में आते ही या मॉल्टन फॉर्म में आते ही इनके आयन्स फ्री हो जाते हैं, है ना? आई बात समझ में? तो बिकॉज एक्वस फॉर्म के अंदर फ्री आयन्स का नंबर बढ़ जाता है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाओगे कंडक्टिविटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर डिसोसिएशन ऑफ आयन इंक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ाओगे आयन्स टूटेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। गाइस, रेजिस्टेंस का मतलब होता है करंट को फ्लो होने से जो रोकता है, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है L/A, वेयर L आपके वायर की लंबाई और A आपके वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया। तो R इज इक्वल टू रो L/A। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते ही आपको वैल्यू मिलेगी रो L/A, जहां पर रो का मतलब होता है रेजिस्टिविटी, यानी 1 सेंटीमीटर वायर की कितनी रेजिस्टिविटी, उस तरीके से। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम्स और रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम सेंटीमीटर या ओम्स मीटर। वहीं पर अगर अपन कंडक्टेंस की बात करें तो कितना फ्रीली करंट फ्लो कर रहा है, तो कंडक्टेंस डिनोटेड बाय G इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो क्योंकि रेजिस्टेंस रो L/A है, कंडक्टेंस A/रो L हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। सिमिलरली कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय कप्पा आपकी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है, तो कप्पा इज इक्वल टू 1/रो। अब कप्पा इज इक्वल टू 1/रो, तो अब आप इस वाले फॉर्मूले में देखो, आपके पास में 1/रो तो दे रखा है, तो इस 1/रो की जगह आप कप्पा लिख दो, तो G इज इक्वल टू कप्पा A/L। अच्छा, G की यूनिट पर ओम हो जाएगी, क्योंकि R की यूनिट ओम्स है तो इसकी यूनिट पर ओम्स हो जाएगी। पर ओम्स को साइमन भी बोला जाता है। एंड कप्पा की यूनिट हो जाएगी पर ओम पर मीटर, या साइमन पर मीटर, या साइमन पर सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी यूनिट ओम मीटर होती है तो इसकी यूनिट पर ओम पर मीटर हो जाएगी। अच्छा, एक बात और देखो, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L/A में जो रो है, अगर इस रो की जगह पे मैं इसको ध्यान से देखूं तो रो इज इक्वल टू 1/कप्पा भी तो हो सकता है। इस रो को अगर मैं यहां लिख दूं तो ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो रो इज इक्वल टू 1/कप्पा। तो यहां पर रो की जगह पे मैं 1/कप्पा भी लिख सकता हूं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आगे अपने को काम में आएगा, क्योंकि रो इज इक्वल टू 1/कप्पा। अब बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की। गाइस, अगर आपके पास में मेटालिक कंडक्टर है तो आप व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल करके आपके उस मेटालिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस पता लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल है, वायर है, तार है। तो इस मशीन के अंदर, इस व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर, ये जो तार है, आप इस तार से और इस तार से आप आपके मेटालिक कंडक्टर को बांध सकते हो।
वायर से वायर तो कनेक्ट हो जाता है ना, जैसे आप वायर से सेल अटैच कर देते हो, एक वायर से दूसरा वायर अटैच कर देते हो, जैसे तार है, तो ये तार से आप कुछ अटैच नहीं कर सकते, लोहे की चीज ऐसे घुमा के इसको, उसको ऐसे 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 करके अपन नहीं कर देते, कर सकते हैं। जब हमारे पास में व्हीटस्टोन ब्रिज होता है तो उसमें हमारे पास में 1, 2 और 3 नॉन मेटल्स होते हैं जिनका रेजिस्टेंस हमें नोन होता है। इन 3 नॉन रेजिस्टेंस वाले मेटल को लगाकर जब हम एक अननोन रेजिस्टेंस वाले वायर को यहाँ पर लगा देंगे या कंडक्टर को यहाँ पर लगा देंगे तो हमको उसका रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। तो ये मेटालिक कंडक्टर के लिए तो बहुत अच्छा है, पर केमिस्ट्री के अंदर तो हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की बात करते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स को आप व्हीटस्टोन ब्रिज से अटैच कैसे करोगे? वो तो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, वो तो बीकर के अंदर भरे हुए होते हैं, तो बीकर के अंदर भरे हुए तो उसको हम करेंगे कैसे? हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा, हम लोग डीसी यानी डायरेक्ट करंट अप्लाई नहीं कर सकते इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में अगर आप डायरेक्ट करंट सप्लाई करोगे तो क्या होगा, वॉल्यूम में चेंज होने लग जाएगा, करंट से वॉल्यूम बढ़ेगा और आपके लिक्विड जो है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो आपके कंपाउंड की, आपके इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस वजह से हम लोग यूज करते हैं कंडक्टिविटी सेल। आप देखो आपके सामने 2 डायग्राम्स है कंडक्टिविटी सेल के। इन कंडक्टिविटी सेल में हम हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन ऐसे ऐसे भर देते हैं, यहां पर और यहां पर हम प्लेटिनाइज्ड इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और इन इलेक्ट्रोड को यहां पर हम वायर से कनेक्ट कर देते हैं और कांच की बॉटल के अंदर या कांच की एक सील के अंदर हम ट्यूब के अंदर अपना इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन भर देते हैं। या तो ऐसा ले लो या ऐसा ले लो। अब व्हीटस्टोन ब्रिज से इनका वायर तो अटैच हो सकता है, अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज से बढ़िया अटैच हो जाएंगे। अच्छा, रेजिस्टेंस के लिए L और A दो की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस L, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस L, और आपके इस इलेक्ट्रोड का और इस इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया A, इस इलेक्ट्रोड का और इस इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया A। तो कंडक्टिविटी सेल एंड देयर कंडक्टिविटी नाउ कैन बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ कंडक्टिविटी सेल। अच्छा, अब देखो ये सेल हो या ये सेल हो, तुम कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन भर दो, कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन भर दो, ये L की वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी क्योंकि इलेक्ट्रोड तो फिक्स है ना, ये इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया तो हमेशा फिक्स रहेगा। तो सेल कांस्टेंट इज L बाय A, यानी डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड और उनका क्रॉस सेक्शन एरिया। और यहां पर अब क्योंकि डायरेक्ट करंट सप्लाई हो ही नहीं रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई हो रहा है, अब आप आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का बड़े आराम से रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी सब निकाल सकते हो। सेल कांस्टेंट को G स्टार या L बाय A से भी डिनोट किया जाता है। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाय A, हम लोग सब जानते हैं। अब अगर आप रो की जगह पे 1 बाय कप्पा लगा दोगे तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 बाय कप्पा L बाय A। कप्पा को R में मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा R इंटू कप्पा, यानी रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय कंडक्टिविटी, और ये हो जाएगा इधर L बाय A, और आप लोग जानते हो L बाय A तो सेल कांस्टेंट है G स्टार, तो G स्टार इज इक्वल टू R इंटू कप्पा। नाउ मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, लैम्डा m। तुम्हारे पास में अगर 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? सो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी, इसकी यूनिट होती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। नाउ अगला टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट आता है वो आता है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन। गाइस, अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। अगर आपने आपके सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम किया तो उसकी कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कम करने से, एक मान लो तुम्हारे पास में 1 लीटर की बोतल है, अभी इस 1 लीटर की बोतल के अंदर 10 फ्री सोडियम आयन और 10 फ्री Cl नेगेटिव आयन, और ये 1 लीटर है। अब आपने इसको क्या करा, अब आपने इसको 10 लीटर में डाल दिया, तो 10 लीटर में ये तो उतना ही होगा जितना 1 लीटर में था, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव 10-10। अब क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट तो हमेशा लेबोरेटरी में 1 लीटर से ही करोगे फॉर एग्जांपल, तो अब आप जब इसमें से 1 लीटर निकालोगे, इफ यू टेक आउट 1 लीटर, तो क्या अब इसके अंदर 10 थोड़ी, अब इसके अंदर केवल 1 Na पॉजिटिव आयन आएगा और 1 Cl नेगेटिव आयन आएगा, तो नंबर ऑफ फ्री आयंस डिक्रीज हो जाएंगे इन अ गिवन वॉल्यूम। एक
मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर यानी गिवन वॉल्यूम के अंदर डाइल्यूशन बढ़ाने से नंबर ऑफ फ्री आयन कम हो जाएंगे क्योंकि फ्री आयंस फैल जाएंगे। भाई तुम एक बार बताओ, तुम अगर एक ग्लास पानी के अंदर 1 चम्मच नमक घोल के पियोगे तो बहुत अच्छा स्वाद आएगा नमक का पानी के अंदर। लेकिन उसी नमक के एक ग्लास को अगर तुम पानी की बाल्टी में डाल दोगे 20 लीटर वाली और उसको घोल के फिर उसमें से 1 ग्लास पानी निकाल के पियोगे तो उतना नमक का स्वाद थोड़ी आएगा, क्योंकि आपने उसको डाइल्यूट कर दिया। तो डाइल्यूट करने से फिर आपको जो नंबर ऑफ फ्री आयंस है वो कम हो जाएंगे, इसलिए कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन जब हम मोलर कंडक्टिविटी की बात करें तो मोलर कंडक्टिविटी के अंदर हमारे इलेक्ट्रोलाइट दो तरीके के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो 100% टूट जाते हैं, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% नहीं डिसोसिएट होते। इसकी वजह से इनके कॉन्सेंट्रेशन में चेंज करने से इलेक्ट्रोलाइट्स का मोलर कंडक्टिविटी अलग अलग होता है। जैसे हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो अब देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन एकदम नॉर्मल लीनियर तरीके से हो रहा है। यानी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को जैसे ही आपने पानी के अंदर डाला, आपने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को जैसे ही पानी के अंदर डाला वो तो 100% टूट गया। अब आप जैसे जैसे उसका डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो उसकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है। तो मोलर कंडक्टिविटी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी मेरा बच्चा इस पर डिपेंड करती है। मोलर कंडक्टिविटी डिपेंड करती है कि आपके केटायन और एनायन के बीच में कितनी स्पेस है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट हो जाता है, एंड एज वॉल्यूम इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन द इंटर आयोनिक डिस्टेंस बिटवीन केटायन एंड एनायन इंक्रीजेस, इसलिए मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन करने पर बहुत आराम से बढ़ जाती है, क्योंकि उनके बीच में इंटर आयोनिक स्पेस बढ़ जाती है। जितना डाइल्यूट करोगे केटायन एनायन से उतना दूर होगा, उतना केटायन एनायन को उतना कम अट्रैक्ट करेगा और उतना ज्यादा इनका फायदा होगा। क्या ये बात समझ में आई? तो मोलर कंडक्टिविटी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब एक टर्म आती है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, लैम्डा एम नॉट, या मोलर कंडक्टिविटी व्हेन कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस जीरो। यानी इस कंडीशन पे जब तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन लगभग नेग्लिजिबल हो जाए, यानी नमक के 1 ग्लास पानी को तुमने एक बाल्टी में डाला, फिर उस बाल्टी को टब में डाला, फिर टब से बाल्टी को छत में डाला, मतलब छत की टंकी में डाला, और छत की टंकी को तालाब में डाल दिया। तब उस तालाब में तुम्हारे 1 चम्मच नमक की कोई कीमत नहीं है, कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं, ना के बराबर है। तो ऐसी कंडीशन पे तुम्हारी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो कहलाएगी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो अभी ये ग्राफ तो यहां तक पहुंचा, लेकिन आप एक बार बताओ, क्या प्रैक्टिकली किसी इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो सकता है? नहीं। भले ही तुम उसको इनफाइनाइट टाइम डाइल्यूट कर लो, तुम्हारे सॉल्यूशन में वो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस तो हैं। तो हम क्या करते हैं, मैथमेटिकली ये सोच लेते हैं और इस ग्राफ को मैथमेटिकली एक्स्ट्रापोलेट करके यानी आगे बढ़ाकर एक थ्योरेटिकल वैल्यू निकाल लेते हैं, और वो थ्योरेटिकल वैल्यू इस ग्राफ की इक्वेशन से निकाली जा सकती है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट पानी में जाने के बाद 100% डिसोसिएट होता ही नहीं। तुम डाइल्यूशन कर रहे हो, कोई खास असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन फिर क्या होता है, कुछ ज्यादा डाइल्यूशन करने पर सडनली तुम्हारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सडनली डिसोसिएशन होना शुरू हो जाता है। तो क्या होता है, एक लिमिट के बाद आपका ग्राफ एकदम बढ़ जाता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर अगर तुमने मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करी ऑन डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि 100% डिसोसिएट नहीं होते, डाइल्यूशन इंक्रीज करने पर इनका एक सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन पर डिसोसिएशन बढ़ जाता है और लैम्डा एम सडनली बढ़ जाता है। लेकिन इस वजह से क्या आप इस ग्राफ को ऐसा एक्स्ट्रापोलेट करके इधर जोड़ सकते हो? नहीं। अगर ये ग्राफ ऐसा बढ़ता तो डेफिनेटली कभी ना कभी इस ग्राफ को इधर कट करता और हम लैम्डा एम नॉट की वैल्यू निकाल लेते। लेकिन अब इस केस में जब ये ग्राफ एकदम ऊपर चला गया, लैम्डा एम नॉट की वैल्यू निकाली नहीं जा सकती। इस वजह से मार्केट में आया कोलरॉश लॉ। कोलरॉश लॉ कहता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन करने पर द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल आयन। यानी तुम्हारे पास में इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें M पॉजिटिव A नेगेटिव है, तो M पॉजिटिव का आपका जो M पॉजिटिव है कैटायन, उसका मोलर कंडक्टिविटी कितना होगा, और A नेगेटिव है उसका मोलर कंडक्टिविटी कितना होगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और उनके मोल्स कितने होंगे। जैसे CaCl2, अगर आपको CaCl2 का लैम्डा एम नॉट निकालना है
तो CaCl2 में कैल्शियम डाई पॉजिटिव एक आयन है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय Ca डाई पॉजिटिव का मोलर कंडक्टिविटी प्लस Cl2 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव का मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितना है, मल्टीप्लाई बाय 2। तो इस तरीके से आप कोलरॉश लॉ का अपना इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे देखो m का इतना वैल्यू दे रखा है, h लेमडा m नॉट h प्लस का इतना दे रखा है, लेमडा m नॉट CH3CO नेगेटिव का इतना दे रखा है, तो लेमडा m नॉट और CH3COH कितना होगा, इनको आप ऐड कर दो। आ गई बात समझ में? अच्छा, अब कई बार क्या होता है क्वेश्चन में आपको 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और उनकी मोलर कंडक्टिविटी दी होती है और एक अननोन की निकालनी होती है। जैसे आपको कोई बोले कि CH3COH की मोलर कंडक्टिविटी कितनी होगी, आपको HCl की दे रखी होगी, आपको CH3COONA की दे रखी होगी और आपको NaCl की दे रखी होगी। तो आप रिएक्शन ऐसी बनाना जिसमें ये प्रोडक्ट में आए, इसकी आपको निकालनी है। तो ये जो 2 रिएक्टेंट है इनकी वैल्यू प्लस कर दो और एक जिसकी वैल्यू दे रखी है और वो प्रोडक्ट में उसकी वैल्यू माइनस कर दो, आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना बहुत इजी है। अल्फा यानी कितना डिग्री आपका डिसोसिएशन हुआ एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का, तो अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट अ गिवन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना ही बहुत आसान होता है, Kc इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। कई बार हम ये 1 माइनस अल्फा को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू होती है अल्फा की, हटा देते हैं और लिखते हैं C अल्फा स्क्वायर, सिर्फ C अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस की। गाइस इलेक्ट्रोलिसिस तो बहुत इजी, आपको पता ही है क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर। जब आप एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एक सोल्यूशन भरते हो जैसे NaCl का, तो इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से 2Na अलग हो जाएगा और Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा। ऑब्वियसली Na पॉजिटिव जो है वो कैथोड की तरफ भागेगा और एनोड की तरफ Cl नेगेटिव भागेगा। Cl नेगेटिव एनोड पर जाकर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के अलग हो जाएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन Na लेकर Na पॉजिटिव बनाकर अलग हो जाएगा। तो करंट की वजह से एक इलेक्ट्रोलाइट का टूटना इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस। लेकिन अगर मान लो तुम्हारे पास में यहाँ पर एक्वस सोल्यूशन है तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर Na टूटेगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के अंदर, और वाटर टूटेगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव के अंदर। तो अब आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा वो डिसाइड करेगा डिस्चार्ज पोटेंशियल। जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होगा यानी कि जिसको इलेक्ट्रोलिसिस से बाहर निकल के लिए ज्यादा पोटेंशियल लगेगा वो अंदर ही रह जाएगा, और जिसको कम पोटेंशियल लगेगा वो कम पोटेंशियल लेके रिएक्शन को छोड़ के भाग जाएगा। जैसे कि यहाँ पर Na पॉजिटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है और यहाँ पर OH नेगेटिव का ज्यादा है, तो आपके कैथोड से H प्लस निकलेगा। देखो कैथोड पर 2H प्लस आए, उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन लिया और H2 गैस बन के बाहर। वहीं पर तुम्हारे एनोड पर 2 Cl नेगेटिव आए, उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े और Cl गैस बन के बाहर। अब अंदर क्या रह गया, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, NaOH। तो इस तरीके से आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं। नाउ हम लोग बात करेंगे फैराडेज फर्स्ट लॉ यानी क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। यानी फैराडे लॉ आपको ये बताता है कि इलेक्ट्रोलिसिस करने पर कैथोड पे और एनोड पे कितना प्रोडक्ट बना। तो फर्स्ट लॉ कहता है W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन कैथोड और एनोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। चार्ज होता है करंट इनटू टाइम और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बराबर होता है Z के। तो Z मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय 96500 इनटू I इनटू, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ द कंपाउंड डिवाइडेड बाय 96500 I इनटू T को लगा दोगे तो ये आपका फैराडे फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला हो गया। 1 फैराडे 96500 कूलम मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 6.022 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन। ये बहुत काम में आता है। तो फैराडे सेकेंड लॉ की बात करें तो अगर 2 एक्वस सोल्यूशन हमने कनेक्ट किए हैं सीरीज में और दोनों में से अगर सेम अमाउंट ऑफ करंट पास हो रहा है तो डिपॉजिटेड मेटल जो होगा उनका अमाउंट विल बी इक्वल टू द इक्विवेलेंट वेट। फॉर एग्जांपल इधर कॉपर कितना डिपॉजिट हो रहा है और कॉपर का इक्विवेलेंट वेट कितना है, सॉरी इधर कॉपर कितना डिपॉजिट हो रहा है उसका इक्विवेलेंट वेट कितना है, इधर सिल्वर कितना डिपॉजिट हो रहा है उसका इक्विवेलेंट वेट कितना है। इससे आप पता लगा सकते हो। जैसे मान लो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि कॉपर डिपॉजिट हो गया 32 ग्राम, अब यहाँ पे लिख लो कॉपर 32 ग्राम डिपॉजिट हुआ है। कॉपर का इक्विवेलेंट वेट हमें निकालना आता है, सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट भी हमें निकालना आता है। सिल्वर कितना जमा होगा हम इस फॉर्मूले से पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलो गाइस एक घंटे का क्रिस्प वन शॉट रिवीजन मैंने आपको कराया है इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ये वन शॉट था, एक घंटे के अंदर फास्ट रिवीजन था, इसलिए मैंने ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं कराए हैं। एक बार आप इस पूरी थ्योरी को कॉन्सेप्ट को देख लीजिए,
अभी अब हम लोग एक ऐसी सीरीज लेकर आएंगे जिस पर हम लोग पूरे एनसीईआरटी के और नीट के सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो उसके अंदर आपको मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, तो वो थोड़ा डिटेल में लूंगा, ठीक है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि आपको अब और कौन सी सीरीज चाहिए, हम उस पर भी जरूर काम करेंगे। चलिए बाय बाय।